मैं डॉक्टर इरशाद अली खान से आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग राज के बांगड़ महाविद्यालय ढोना में कार्यरत हूँ। जैसा कि हमने पूर्व में भी पांचवें गणराज्य के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया था, उसके पहले इस अध्याय से पहले हमने अमेरिका और ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया था। आज हम पांचवें गणराज्य के संविधान से पूर्व के संविधानों का भी इसमें फ्रांस संविधान है उनका अध्ययन करेंगे। जैसे कि फ्रांस यूरोप का एक प्रमुख देश है, यहाँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का प्रचलन है। पांचवें गणराज्य गणतंत्र के पूर्व यहाँ की बहुदलीय व्यवस्था के कारण सतत राजनीतिक अस्थिरता अस्थायित्व का वातावरण रहा था। पांचवें गणतंत्र को यहाँ के राजनीतिक इतिहास की सीमा चिन्ह माना जा सकता है। अतः इस देश के संविधान का अध्ययन करना सामयिक और प्रासंगिक बन गया है। इस देश का क्षेत्रफल 2,13,000 वर्ग मील लगभग है और 6 करोड़ से कुछ अधिक जनसंख्या इसकी है। फ्रांस के संविधान का अध्ययन का महत्व हम देखते हैं तो फ्रांस के संविधान का अध्ययन महत्वपूर्ण और रोचक है। फ्रांस का संविधान जो शासन प्रणालियों का प्रयोगशाला कहा जाता है, यहाँ सदैव नए संविधानों की सृष्टि और नए राजनीतिक प्रयोग होते रहे। तृतीय गणतंत्र का संविधान देश का 13वां लिखित संविधान था और 5वां गणतंत्र जो वर्तमान में लागू हुआ 15वां संविधान। विगत 2.5 शताब्दी से भी ज़्यादा हो गया हमारे यहाँ पर फ्रांस में। ये देश विविध राजनीतिक विचारों का स्रोत रहा है, जिन्हें केवल यूरोप ने प्रमुख राज्यों से ही नहीं प्रत्युत विश्व के अन्य राष्ट्रों से भी ग्रहण किया। संसदीय शासन प्रणाली और प्रजातंत्र के आदर्श स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व भाव फ्रांस की राज्य क्रांति की देन मान जाते हैं। इस देश में अनेक आदर्शों के साथ दार्शनिक भी प्रदान किए गए, जैसे मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वाल्टेयर आदि। फ्रांस शासन व्यवस्था का अध्ययन इस दृष्टि से पर्याप्त महत्वपूर्ण है कि विश्व की राजनीति में इस देश का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी आंतरिक राजनीति का यूरोपीय राजनीति पर प्रभाव पड़ता है। तभी कहा जाता है कि जब फ्रांस को सर्दी लगती है तो यूरोप को छींक आ जाती है। विश्व राजनीति में आज भी यह प्रभावशाली शक्ति है और इसकी गणना विश्व की पांच महान शक्तियों में की जाती है। 29 सितंबर 1958 को लागू संविधान को ही वर्तमान संविधान माना जाता है, परंतु फ्रांस का आधुनिक राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास सन 1789 की महान क्रांति से आरंभ होता है, जिसने बोरबन वंश की निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन का अंत किया और फ्रांस की शासन व्यवस्था में स्थिरता का बीजारोपण किया। इस क्रांति के बाद से फ्रांस में संवैधानिक प्रयोग की श्रृंखला सी बन गई और एक के बाद एक फ्रेंच शासन व्यवस्था उलटफेर होते रहे। फ्रांस के संवैधानिक इतिहास का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों में हम कर सकते हैं। जैसे प्राचीन शासन 1700 से लेकर 1830 ईस्वी तक है। 1789 ईस्वी की महान क्रांति से पूर्व फ्रांस में निरंकुश शासन तंत्र था, किंतु क्रांति के बाद 1791 ईस्वी में फ्रांस का प्रथम लिखित संविधान बनाया गया। 1793 ईस्वी में 24 जून को जैकोबिन्स ने प्रथम फ्रांसीसी प्रजातंत्र शासन का स्थापना की, जिसके द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रौढ़ मताधिकार तथा 24 सदस्यों की कार्यप्रणाली की व्यवस्था की गई। 22 अगस्त 1795 ईस्वी को संविधान की पूर्ण रचना की गई। इस संविधान द्वारा विधायी शक्ति 500 सदस्यीय काउंसिल और वर्ग पुरुषों की काउंसिल में निहित की गई। कार्यकारिणी शक्ति को 5 सदस्यीय डायरेक्टरी को सौंपा गया, किंतु 4 वर्ष बाद ही 1799 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने संपूर्ण शासन सत्ता स्वयं हत्या दी और एक नई संविधान 1799 का द्वारा फ्रांस को एक नई शासन व्यवस्था प्रदत्त की, जिसे कॉन्सलेट के नाम से जाना गया। सन 1804 ईस्वी में जब कॉन्सलेट भी समाप्त हो गया, तब नेपोलियन स्वयं फ्रांस का सम्राट बन गया। नेपोलियन के सम्राट बनते ही फ्रांस के प्रथम प्रजातंत्र का सूर्यास्त हो गया और फ्रांस में प्रथम साम्राज्य का सूर्योदय हुआ, लेकिन यह प्रथम साम्राज्य अधिक काल तक जीवित नहीं रह सका। 1814 ईस्वी में वाटरलू के स्थान पर नेपोलियन के प्रभाव के साथ ही यह समाप्त हो गया। अब 1814 ईस्वी में फ्रांस में पूर्ण राजतंत्र की स्थापना हुई। इस समय यह इंग्लैंड की भांति संवैधानिक राजतंत्र था।
द्वितीय गणतंत्र 1830 से 1870 तक के जिसे हम कहते हैं। संवैधानिक राजतंत्र शासन व्यवस्था फ्रांस में सफल ना हो सकी और 1830 ईस्वी में वहाँ क्रांति का श्रीगणेश हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 10 दिसंबर 1848 ईस्वी में फ्रांस में द्वितीय गणतंत्र की स्थापना हुई। संविधान में शक्ति विभाजन के सिद्धांत का पालन किया गया और जनता को सत्ताधारी घोषित किया गया। कार्यकारी शक्ति एक राष्ट्रपति को सौंपी गई और साथ ही निश्चय हुआ कि प्रौढ़ मताधिकार, निर्वाचित एक सदनीय विधानमंडल स्थापित किया जाए। यह संविधान भी दीर्घ काल तक स्थायी न रह सका और 1852 ईस्वी में एक नवीन संविधान का निर्माण किया गया, जिसने इस द्वितीय गणतंत्र को द्वितीय साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। इस साम्राज्य की स्थापना नेपोलियन तृतीय ने की। 1870 ईस्वी में फ्रांस जर्मन युद्ध में नेपोलियन तृतीय की पराजय से इस साम्राज्य का भी अंत हो गया। द्वितीय गणतंत्र 1870 से 1940 यानी अब से पहले से ही दृढ़ प्रजातंत्र शक्तियों ने फ्रांस में पूर्ण प्रजातंत्र की स्थापना का प्रयास किया, जो प्रारंभ में सफल न हो सका। 1873 ईस्वी में निर्मित एक नवीन समिति ने सार्वजनिक शक्तियों के संगठन का एक विधेयक तैयार किया और इसके आधार पर 1875 ईस्वी का एक नया संविधान बनाया गया। इस समय एक अन्य वैधानिक अधिनियम द्वारा राज सत्तावादियों को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया गया। सन 1875 ईस्वी में पुनः एक वैधानिक अधिनियम बनाया गया। 1875 ईस्वी का संविधान एक शताब्दी में होने वाले वैधानिक विकास का परिणाम था। देश में हुई राजनीतिक क्रांतियों से प्रभावित था। इस संविधान द्वारा द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना हुई और संसदीय कार्यपालिका को अपनाया गया। राजा का स्थान राष्ट्रीय सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति ने ले लिया। 1884 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार 1875 के संविधान के दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया गया। चतुर्थ गणतंत्र 1940 से 1958 तक। द्वितीय महायुद्ध के बाद जो महायुद्ध आरंभ हुआ था और 1940 ईस्वी में तृतीय गणतंत्र को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। संसद के अधिकांश सदस्यों के मत में अब यह अनिवार्य हो गया कि यह यंत्र को फेंक दिया जाए, जो वृद्धावस्था और अयोग्यता का विभाजित और खंडित हो गया था। परिणाम स्वरूप एक संवैधानिक विधि द्वारा गणतंत्र शासन के फ्रांस के लिए एक नवीन उपयुक्त संविधान निर्माण करने का अधिकार मिला। 1875 ईस्वी के संविधान की अनेक धाराएं समाप्त कर दी गई। इस विधि के आधार पर 1940 ईस्वी से फ्रांस का शासन मार्शल वेंता के विशी शासन के हाथों में आ गया। किंतु इसी मध्य लंदन में दूसरी फ्रांसीसी सत्ता संगठित की गई। जनरल डी गाल ने मार्शल वेंता के शासन विधान को मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजी शासन ने डिगाल को स्वतंत्र फ्रांस का नेता मानकर सशस्त्र सेना संगठित करने का अधिकार दिया। 24 सितंबर 1941 ईस्वी को एक अध्यादेश द्वारा फ्रांसीसी राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई। 3 जून 1943 को राष्ट्रीय मुक्ति की फ्रांसीसी समिति स्थापित की गई। यह समिति केंद्रीय फ्रांसीसी सत्ता घोषित की गई। 2 अक्टूबर 1943 ईस्वी को की घोषणा के अनुसार डिगाल की सर्वोच्च सत्ता स्थापित हुई। 3 जून 1944 ईस्वी को राष्ट्रीय मुक्ति की फ्रांसीसी समिति ने फ्रांसीसी गणतंत्र के अस्थायी शासन का पद ग्रहण किया। 21 अक्टूबर 1945 ईस्वी तक प्रथम विधान परिषद का निर्वाचन हुआ, जिसे एक नवीन संविधान बनाने का कार्य सौंपा गया। संविधान का मसौदा अस्वीकृत हो गया। द्वितीय विधान परिषद द्वारा तैयार किया गया संविधान 29 सितंबर 1944 को विधान परिषद द्वारा तथा 13 अक्टूबर को निर्वाचक समूह द्वारा द्विसदनीय विधानमंडल की योजना के कारण स्वीकार कर लिया गया। नवीन संविधान 27 अक्टूबर 1946 को प्रचारित व लागू किया गया। इसी संविधान के अंतर्गत फ्रांस के चतुर्थ गणतंत्र का जन्म हुआ। पांचवा गणतंत्र 1958 से अब तक चल रहा है। फ्रांस का चौथा गणतंत्र भी अधिक समय तक नहीं टिक सका। इसमें संविधान के द्वारा कोई विशेष क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुए और न ही पुरानी शासन प्रणाली में कोई मूलभूत परिवर्तन किए गए। भूतकाल में कोई पूर्ण अथवा प्रभावशाली संबंध विच्छेद नहीं हुआ। शासन के बाह्य आवरण में केवल कुछ परिवर्तन हुए, किंतु वे भी मूल रूप में नहीं थे।
चतुर्थ गणतंत्र का संविधान किसी राजनीतिक दर्शन विशेष का नहीं, बल्कि विविध राजनीतिक मतावलंबियों के समझौतों का परिणाम था। ये समझौते तर्क नहीं वरन परिस्थितियों से अनुशासित थे। उपयुक्त परिस्थितियों में यह स्वाभाविक था कि फ्रांस के चौथे गणतंत्र के उदय के साथ ही अंत की प्रक्रिया आरंभ हो गई। हर्बर्ट ल्यूथी के शब्दों में जिस दिन से चौथे गणराज्य का जन्म हुआ, उसी दिन से उसके शव में दुर्गंध निकलने लगी और वह सुंदर मृत्यु से मरने में भी समर्थ ना हो सका। चौथे गणतंत्र का अंत केवल संवैधानिक उपबंधों की दुर्बलताओं के कारण नहीं हुआ। फ्रांस की औपनिवेशिक समस्या भी इसकी समाप्ति का तत्कालिक कारण बनी। मई 1958 में इस समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया। अल्जीरिया में फ्रांस सैनिकों ने फ्रेंच सरकार की अल्जीरिया के प्रति ढुलमुल नीति के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और जनरल डी गॉल के हाथों में देश के शासन की बागडोर सौंपने की मांग की। इधर डी गॉल ने भी तत्कालीन फिलिमलीन मंत्रिमंडल को यह धमकी दी कि या तो वह राष्ट्रीय सभा को भंग करके त्यागपत्र दे या गंभीर संकट का सामना करे। अंत में दुर्बल प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया और डी गॉल की नेतृत्व का अवसर मिल गया। चौथे गणतंत्र की लगभग अवधि 12 वर्ष की अवधि में एक एक करके 17 मंत्रिमंडल बने और बिगड़े। जनरल डी गॉल ने शासन की इस स्थिति से उबार कर स्थायित्व प्रदान करने का दावा किया और 6 महीने तक के लिए शासन की संपूर्ण शक्ति के लिए उन्हें निर्माण का भार भी सौंपा गया। 3 महीने के अंदर एक संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। सितंबर 1958 को इस पंचम गणतंत्र का संविधान परिवर्तित हुआ, जो इस देश का 15वां संविधान है। संविधान के निर्माण के समय ही जनरल डी गॉल की यह इच्छा थी कि फ्रांस की जनता फ्रांस के समुद्र पारी अधिकृत देशों के मध्य संबंधों की स्थापना कर सके। उनकी इस इच्छा के अनुरूप संविधान का निर्माण किया गया। इस तरह से नवीन संविधान का जनक जनरल डी गॉल थे। यानी कि फ्रांस के संविधान की विशेषताएं जब हम पढ़ते हैं तो उसमें यह है कि इसका उद्देश्य राष्ट्र में स्थायित्व और व्यवस्था की स्थिति को कायम करना था। 5वें गणतंत्र के संविधान का मुख्य लक्ष्य देश के एक ऐसी शासन व्यवस्था की स्थापना करना था जो देश की राजनीतिक अस्थिरता से मुक्त कर सके। और पंचम गणतंत्र के जैसे कि हम कहते हैं कि संविधान जो है निर्मित अलिखित अस्पष्ट संविधान है, यानी कि इसमें 40 पृष्ठों का एक लिखित प्रालेख है, प्रस्तावना भी है, 15 अध्याय भी है, 95 अनुच्छेद है। 2002 की संक्रमणकालीन धाराओं को हटा दिया गया और 16 अध्याय 89 धाराएं हैं अब, जिसे 2 घंटे में हम पढ़ सकते हैं। यानी कि इसके लिए कहते हैं कि दर्जी द्वारा तैयार किए कपड़े के समान जनरल डी गॉल की इच्छा अनुसार बनाया गया संविधान है ये। यानी ये अर्ध संसदीय साम्राज्य है, अर्ध अव्यवहारिक है और अर्ध राज्यात्मक है, अर्ध अध्यक्षात्मक है। फ्रांस के संवैधानिक इतिहास में सबसे बुरा प्रारूप है, अस्थायी का प्रयोग किया गया। यानी इसमें अलग अलग इसके जो आलोचना भी हुई, साथ में इसमें प्रस्तावना भी है, जैसे अमेरिका के संविधान में, भारत के संविधान में है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान में है। यानी कि इसमें जो फ्रांस की जनता को दिया गया है, इसमें सब कुछ जन प्रभुता पर आधारित है और संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों का समन्वय, एकात्मक और केंद्रीय शासन प्रणाली यहाँ पर दुष्प्रवर्तनशील है। यानी कि इसके बारे में कहा जाता है कि दुष्प्रवर्तनशील है। नागरिकों को मौलिक अधिकार करते हुए भी दिए गए हैं। इसमें नए समाज की स्थापना का प्रावधान है, समझौते संधि अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंधित भी है, शक्तिशाली राष्ट्रपति का भी उदाहरण है, इसमें शक्ति विभाजन भी है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, राजनीतिक दलों को संविधान द्वारा मान्यता दी गई है, ये सबसे बड़ी बात है। न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है यहाँ पर, संवैधानिक परिषद की व्यवस्था की गई, परामर्शदात्री सभा की व्यवस्था की गई, मंत्री और संसद सदस्य के रूप में एक साथ रहने संभव नहीं है, ऐसा इस पर बनाया गया। संविधान का मूल्यांकन निष्कर्ष भी हमें कह सकते हैं कि 5वें गणतंत्र का संविधान आलोचना का शिकार भी बना। जैसा कि समाजवादी नेता क्रिश्चियन पेनू का कहना है कि मैं नहीं कहता कि 1946 का संविधान अच्छा था, परंतु 1958 का संविधान उससे निश्चय ही बुरा है, क्योंकि यह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में संघर्ष उत्पन्न करता है। अन्य आलोचक जैसे कहते हैं कि अर्ध राजतंत्रात्मक है, अर्ध विध्वंसात्मक है, संसदीय साम्राज्य की स्थापना की गई,
डोरिथी पिकल्स ने कहा है कि फ्रांस जनता अपने विचारों और अभिव्यक्तियों की जिस तार्किकता अथवा स्पष्टता पर गौरव करती है, उसके उदाहरण के रूप में वर्तमान संविधान को याद नहीं किया जा सकता। आज हम इतना ही। इससे पहले हमने इसके दो अध्यायों का अध्ययन किया था, जिसमें विशेषताओं का ही पूरा उल्लेख किया गया है। धन्यवाद।